हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो? आई होप आप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे और अपने जीवन में स्वस्थ होंगे। आज का जो अपना वीडियो लेक्चर है वो है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व है। और आज चलो टॉपिक को स्टार्ट करें जी। देखिए, आवर्त सारणी में पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 4 ब्लॉक। एक होता है एस ब्लॉक, एक होता है पी ब्लॉक, एक होता है डी ब्लॉक, एक होता है ए ब्लॉक। ये जो एस पी डी एफ है, वैसे सामान्य भाषा में इनको अपन क्या कहते हैं? एस को, डी को, पी को और एफ को, इनको कहते हैं अपन सब सेल। क्या कहते हैं? सब सेल। लेकिन इतनी हम चर्चा नहीं करने वाले हैं, सीधी सी हम अपना चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक के तत्व है जी। तो हेडिंग अपन डालते हैं कि डी ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं? एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक। समझिए, देखो आवर्त सारणी में ये जो ब्लॉक हैं वो इस बात पर डिपेंड है कि अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से सबसेल में आता है। अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी का एस में आता है तो वो एस ब्लॉक का है। अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि डी में आता है तो वो डी ब्लॉक का है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि पी में आता है तो वो पी ब्लॉक का है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एफ में आता है तो वो एफ ब्लॉक का है। फॉर एग्जाम्पल, फिर अपन इसकी परिभाषा समझेंगे। जैसे आप अपन बात करें सोडियम की, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 11 होता है। अब देखिए आप इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, वो होता है 1s2, 2s2, 2p6। ये तो हो गया आंतरिक। और अंतिम जो है वो कौन सा है साथियों? अंतिम है इसका 3s1, 3s1। अब देखो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहां भरा गया इसमें? अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया? एस में आया। तो इसका मतलब ये कौन से ब्लॉक का हो गया? एस ब्लॉक का। कौन से ब्लॉक का हो गया? एस को। ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल। तो अपन इसी चीज की अपन क्या करने वाले हैं साथियों? चर्चा करने वाले हैं जी। जरा ध्यान से समझिए इस बात को। तो डेफिनेशन समझते हैं कि भी एलिमेंट ऑफ डी ब्लॉक किसे कहते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, ये जो डी सबसेल है, ये डी सबसेल, डी जो है वो हमेशा एस और पी से एक घर पीछे चलता है। जैसे एस यदि एन एस है तो डी हमेशा रहेगा n-1d। आपको समझ में ये बात? देखो, दो बातें आपके दिमाग में अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, फिर आप इस चीज को बहुत आसान भाषा में समझ पाओगे। कौन सा भाई एस ब्लॉक में कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन से एलिमेंट पी में आते हैं, कौन से डी में आते हैं, ये कैसे पता चलेगा? जो इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में आएगा वो उस ब्लॉक का होगा जी। और ये जो डी वाला है ये हमेशा एक कदम पीछे चलता है, इसलिए ये स्टार्ट होता है n-d से, n-1d से। और जो f होता है वो 2 कदम पीछे चलता है, इसको बोलते हैं n-2f। थोड़ा सा मैं एक बार बेसिक जानकारी दे रहा हूं, मुझे पता है आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। जरा समझना इस बात को। चलो अब देखते हैं अपन बात। अब कहते किसे कहते हैं? वे तत्व है जिनका अंतिम इलेक्ट्रॉन n-1d उपकोष में भरा जाता है। उपकोष में भरा जाता है, उसे अपन कहते हैं डी ब्लॉक के तत्व है। डी ब्लॉक के तत्व कहलाते हैं। ये बात में भी आपको समझ में आई होगी। मतलब अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में आया? n-1d में। और डी में है तो ये कौन से ब्लॉक के तत्व हो गए? डी ब्लॉक के तत्व है। एक बात और सुन लो, ये जो आपका ये जो डी ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक जो है एस और किसके बीच में आता है? पी के बीच में आता है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं डी ब्लॉक जो है वो एस और पी के मध्य की क्या है? योजक कड़ी। तो चलो देखते हैं। डी ब्लॉक आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व है, डी ब्लॉक के तत्व है
एस व पी ब्लॉक तत्वों के मध्य की योजक कड़ी है। कैसी कड़ी है? योजक कड़ी है। बोलो ये बात आपके समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल समझ में आई। ओके, अब आगे समझते हैं। अब इन डी ब्लॉक के तत्वों को अपन संक्रमण तत्व कहते हैं। एक मैं छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूं, क्यों कहते हैं अपन बात करेंगे। एक मैं छोटा सा नोट डाल के लिख लेता हूं यहां पे। डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। कौन से तत्व कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, सारे डी के नहीं है, उसमें आपको ध्यान रखना है। अपवाद स्वरूप किसका? जिंक, कैडमियम और Hg, ये डी ब्लॉक के तत्व है, परंतु कैसे नहीं है? ये संक्रमण नहीं है। एक बार थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। अब ये क्यों नहीं है, इसका एक सवाल बनेगा और इस सवाल की हम बहुत ही गंभीरता के साथ इसके अपन क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। अब आगे बात करते हैं। अब डी ब्लॉक के तत्वों में 4 श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी श्रेणियां पाई जाती है साथियों? 4 श्रेणियां। तो देखना एक बार, डी ब्लॉक तत्वों में डी ब्लॉक तत्वों में 4 संक्रमण श्रेणियां पाई जाती हैं। कितनी संक्रमण श्रेणियां पाई जाती हैं? 4। कौन कौन सी पाई जाती हैं जरा अपन देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इसमें, यहां से एक तो होती है नंबर 1 3D श्रेणी या 3D संक्रमण श्रेणी। अब ये कहां से स्टार्ट होती है? तो देखना, इसका एटॉमिक नंबर देखना आप। ये स्टार्ट होती है स्केडियम से और कहां तक जाती है बेटा? ये जाती है आपके जिंक तक। कहां तक जाती है? जिंक तक। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है बेटा 21 और इसका एटॉमिक नंबर है कितना? 30। समझ में आई? एक तो ये है। दूसरी साथियों जो संक्रमण श्रेणी है उसको बोलते हैं 4D श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? 4D श्रेणी। और ये कहां से स्टार्ट होती है? ये स्टार्ट होती है बेटा वाई इट्रियम से और कहां तक जाती है? आपकी जाती है कैडमियम तक। और ये कहां से स्टार्ट होती है बेटा? ये स्टार्ट होती है आपकी 39 से। कहां से? 39 से। और कहां तक जाती है? 48 तक। एक बार मोटा मोटी जानकारी है, मैं आगे इसको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। और 3 नंबर पर जो संक्रमण श्रेणी है, ये इंपॉर्टेंट बात है, 5D श्रेणी। वैसे इसमें 4 संक्रमण श्रेणियां हैं, लेकिन छठी जो है 6D जो संक्रमण श्रेणी है वो अपूर्ण है, उसके ऊपर चर्चा नहीं करने वाले हैं। ये स्टार्ट होती है La से, लिथियम से, और कहां तक जाती है साथियों? Hg, मरकरी तक जाती है। और इसका जो पहला एलिमेंट है वो आता है 57 पर, और यहाँ ये जाती है आपके यहाँ पे आपके 80 तक। कहां तक? 80 तक। अब 10 एलिमेंट इसमें है, 10 एलिमेंट इसमें है और 10 एलिमेंट इसमें है। चलो यहां तक हो गया, ओके। और ये बात मैं लिख देता हूं कि 6D जो श्रेणी है नंबर 4 वाली, नंबर 4 पे है 6D श्रेणी। इसको बोलते हैं अपूर्ण श्रेणी। कैसी श्रेणी बोलते हैं इसको? अपूर्ण श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं? अपूर्ण श्रेणी। थोड़ा सा दिमाग में बैठा लो। अब मैं आपके साथ एक छोटी सी चर्चा कर रहा हूं, एक बार उसको बहुत गंभीरता से समझना आप। देखो, पहला एलिमेंट है आपका स्केडियम और अंतिम कौन सा है इसका? जिंक। यहां पे पहला कौन सा है? इटीरियम और अंतिम कौन सा है? कैडमियम। यहां पे पहला कौन सा है? लिथियम और अंतिम कौन सा है? Hg। ओके, अब सुनो, इसके और इसके जो बीच का जो गैप है वो है कितने का? 18 का। और इसके और इसके बीच का जो गैप है वो भी कितने का है? 18 का। कोई दिक्कत नहीं जी। अगला तत्व लिखते हैं अपन, यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगला तत्व सुनिए आप, यहां स्केडियम के बाद आता है टाइटेनियम, और यहां विटीरियम के बाद आता है जर्कोनियम, और यहां आता है हाफनियम। अब स्टोरी समझना जो आपको समझनी है। अब यहां आप देखोगे ना, इसका एटॉमिक नंबर है 22। इसमें जैसे 18 जोड़ोगे तो देखो ये 39, ये कितना हो गया? 40। लेकिन इसमें 18 नहीं जोड़ने, इसमें 32 जोड़ने हैं। कितने जोड़ने हैं? 32। तो ये साथियों ये आ जाता है आपका 72। कितना आ जाता है? 72 पर। अब कई बच्चों के दिमाग में आ गए, सब यहाँ पे क्यों जोड़ने, इतने क्यों जोड़ने हैं? सुने, समझेंगे बात को, ऐसा क्यों किया मैंने वो भी मैं डिस्कस करूंगा। यहां अंतर कितने का है
18 का, लेकिन यहां अंतर कितने का है आपके 32 का। रीजन है ये एलिमेंट कितने से स्टार्ट होता है 57 से। अब बीच में फिर सवाल आ गया 57 से लेके 72, इसके बीच में बेटा एक श्रेणी आती है जिसको अपन बोलते हैं 4f श्रेणी। कौन सी श्रेणी आती है 4f श्रेणी। इसके बीच में कौन से तत्व आ जाते हैं 4f श्रेणी के तत्व आ जाते हैं। कौन सी श्रेणी के तत्व आ जाते हैं 4f श्रेणी की, जो कहां से स्टार्ट होते हैं। चलो मैं आगे लिखता हूं इस बात को कि यहां मैंने लिखा ना कि भाई अंतिम जब जो बात मैंने लिखी कि भाई ये आपका अंतिम जो है लेंथेनम है और यहाँ ये हाफनियम है, यहाँ ये 57 है, यहाँ ये 72 है। अब इसके बीच में किसके बीच में, इसके बीच में और इसके बीच में जरा सुनना, यहाँ 4f श्रेणी और 4f श्रेणी का पहला जो एलिमेंट है वो आता है सीरियम। इसका एटॉमिक नंबर कितना है 58 और यहाँ आता है अंतिम एलिमेंट एलियो, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 71। इसके और इसके बीच में टोटल एलिमेंट कितने हैं 14। कितने हैं ये भाई एलियो है, तुम कभी गलत कर दो, इसको बोलते हैं एलियो और ये आता है 71 पर। कितने पर आता है 71 पर, समझना इस बात को। इसके और इसके बीच में टोटल कितने एलिमेंट आते हैं 14। अब इसका मतलब यहां जो श्रेणी आ गई ना बेटा वो आ गई 4f14 एलिमेंट आ गई। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब मैं कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा। इसका मतलब इसके और इसके बीच में कितने एलिमेंट आ गए 14 एलिमेंट और आ गए, इसीलिए ये कितने पे है 72 पर। और इसको कौन सी श्रेणी बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। कौन सी श्रेणी बोलते हैं लेंथेनाइड श्रेणी। और साथ में इसको क्या बोलते हैं लेंथेनाइड, इसको बोलते हैं 4f। क्या बोलते हैं 4f श्रेणी। देखो ध्यान से देखो एक बार, ओके। और अब इसका आप एटॉमिक नंबर निकालोगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। इसका कितना है 30, 30 में 18 जोड़ो कितने हो गए 48, 48 में 32 जोड़ो कितने हो गए 80। बोलो याद हुए कि नहीं हो गए, बिल्कुल ये ध्यान में रखना। इसके और इसके बीच में कौन सी श्रेणी है 4f श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है साथियों 4f श्रेणी। ये आपको मदद कर, ये आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब निकालोगे उसमें ये आपको क्या करेगी हेल्प करेगी और आप बहुत आसान भाषा में इसको निकाल पाओगे। समझ में आई सर, बिल्कुल समझ में आई। चलो आगे बात करते हैं जी। अब पहले प्रथम संक्रमण श्रेणी की बात करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं 3D श्रेणी, इसको बोलते हैं प्रथम संक्रमण श्रेणी। कौन सी श्रेणी प्रथम संक्रमण श्रेणी। देखो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ये कहां से स्टार्ट होती है बेटा स्केडियम से और कहां तक जाती है जिंक तक। एटॉमिक नंबर कितना है 21 और इसका कितना है 30 जी। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको एक बार याद रखना है। विन्यास किसका इसका, देखो ये कितने पर आता है 21 पर। 21 से पहले जो एक्रिय गैस आती है उसका नाम है आर्गन। क्या नाम है आर्गन। तो इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बिल्कुल आसान भाषा में याद रहेगा। आपको याद रखना है आर्गन 18 पे और उसके बाद कौन सा ऐसा आता है 3D आती है तो 4s 1 से 2 और 3D 1 से 10। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा किसके लिए बेटा, ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा किसके लिए इस संक्रमण श्रेणी के लिए। फिर मैं जब आपको एटॉमिक नंबर बताऊंगा तब आपको याद रह जाएगा। अब चलो अपन स्टार्ट करते हैं जी। जरा देखो एक बार, मैं एक बार बना देता हूं बहुत आसान से शब्दों में और ताकि आप लोगों को बहुत आसानी से ये जो बेटा समझ में आ जाए। चल देखते हैं। यहाँ अपन 3D संक्रमण श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एटॉमिक नंबर देते हैं तो यहाँ हमने लिख दिया Z एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक जिसको बोलते हैं, और यहाँ लिख दिया तत्व है तत्व का प्रतीक, और यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कैसे लिखा जाता है ये बात आप समझ गए क्या, नहीं समझ में गया तो एक बार ये दिमाग में लिखना है आर्गन 4s 1 से 2 3D 1 से 2। अब कौन सा कैसे याद करना वो मेरा काम है। देखो पहला एलिमेंट है 21 नंबर पर, 21 नंबर पर जो एलिमेंट है बेटा उसका नाम है स्केडियम। क्या नाम है स्केडियम। अब देखो स्केडियम 21 पे आता तो यहाँ आपको लिखना है आर्गन, बिल्कुल आसान भाषा में आर्गन कितना हो गया 18।
अब फिर लिखना है 4s, और 4s कितना लिखना है 2, तो 18 और 2 20, और फिर लिखना है 3d1। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। फिर देखो 22 पे कौन आता है, 22 का हो गया आपका टाइटेनियम। कौन सा हो गया? टाइटेनियम। फिर आपको लिखना है आर्गन, और यहां लिखना है 4s2, और यहां लिखना है 3d2। देखो पहला और दूसरा 2 नंबर एलिमेंट 3d का ओके। अब यहां देखो 23 पर, 23 पर है टाइटेनियम, स्केडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। तो इसको बड़ा सामान्य भाषा में लिखना है आर्गन, और यहां लिखना है 4s2, और यहां लिखना है 3d3। यहां तक समझ में आया? बिल्कुल। अब 24 नंबर पर जो एलिमेंट आता है उसको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या रहेगा आपके लिए? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है समझना। ये है भाई क्रोमियम। कौन सा मियम? क्रोमियम। अब यहां पे तो हमने लिखा आर्गन, जी 18 हो गया। अब यहां लिखा हमने 4s, और यहां हमने लिखा 3d। एक बार मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको समझना है। देखो अगर मैंने, थोड़ा साइड में लिखते हैं, अगर मैंने इसको यूं लिख दिया आर्गन 3d, सॉरी आर्गन 4s2 और 3d4, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और क्या हो जाएगा देखो, आर्गन, मैं अभी ये क्रोमियम की बता रहा हूं, 4s2, सॉरी 4s1, और ये हो जाएगा 3d5। अब देखो डी में अधिकतम कितने आते हैं 10, और आधे कितने, हाफ फील्ड कितनी हो गई 5, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड में ये कैसा रहता है स्टेबल, इसलिए इसका यहाँ पे 2 और 4 नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा 5। यहाँ पे आया 1 और यहाँ पे आया 5। बोलो आपकी ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सर बिल्कुल आई। इसलिए इसको ध्यान में रखना, ये फुलफिल्ड है, हम ये बात शॉर्ट में साइड में जरूर लिखने वाले हैं। 24 नंबर। अब बात करते हैं 25 नंबर की। 25 पे है आपका मैग्नीज, बड़ा सिंपल, आर्गन 4s2 3d5। ये तो वैसे ही हाफ फील्ड है, तो इसको तो हम क्यों ही छेड़े। फिर आता है 26, 26 पे आता है आयरन Fe, तो यहाँ हम लिखेंगे आर्गन और 4s2, और यहाँ पे हो गया आपका 3d6। यहाँ पे 27, 27 पे आप लिखोगे फिर स्केडिनियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फिर कोबाल्ट, कोबाल्ट को आप लिखोगे 4s2। जिसको ध्यान में रखना उसको मैं अपने आप बता दूंगा 3d7। और 28 पे आता है आपका कौन, निकल। कौन आता है? निकल। इसका भी आपको याद रखना है आर्गन 4s2 और 3d8। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, याद रखने वाला एक है, वो मैंने आपको बता दिया। अब देखो, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। 29 पे, 29 पे बेटा आता है आपका 29 नंबर पे आता है बेटा आपका कॉपर। कौन आता है? कॉपर। इसका क्या लिखोगे? आर्गन 3d, इसका फिर ध्यान रखना है 4s3d। अब देखो इसमें आना चाहिए 2 और इसमें कितना आना चाहिए 9, लेकिन यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 10 और यहाँ पे कितना मिलेगा 1। ये कौन सा रीजन है? ये फिर से वही रीजन है। कौन सा? ये इसका भी आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये भी कैसा है? फुल फिल्ड है। कैसा है? फुल फिल्ड है। लास्ट में चलो लिख देंगे इसको, एफ लिख देंगे हम, फुल फिल्ड, और इसको हम लिख देते हैं हाफ फिल्ड। चलो, और 30 नंबर पे साथियों आपका है जिंक। कौन सा है? जिंक। इसको अपन लिखते हैं आर्गन 4s2 3d10। ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? 3d श्रेणी का। अब सवाल आता है कि साहब क्रोमियम और इसको क्यों लिखा? क्योंकि देखो आप एक बार मेरी बात सुनो, ये आपको याद करना ही करना पड़ेगा। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, बैठा लो दिमाग में। फर्स्ट संक्रमण श्रेणी में प्रथम संक्रमण श्रेणी में
क्रोमियम एंड कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अपवाद है। जिसका कारण अर्धपूरित एवं पूर्णपूरित कक्षकों के अर्धपूरित एवं पूरित कक्षकों के क्रमशः स्थायी है। ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट रीजन है। एक बात बेटा और ध्यान में रखना, डी का जो स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो ये है। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या तो तब रहेगा जब वो क्या बने, तो D5 बने, या कब रहेगा जब वो D10 रहे। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? सर बिल्कुल आया। अब डी ब्लॉक के तत्वों को कोई याद करने का एक तरीका बताओ, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, समझो तो आप। देखो, पहला एलिमेंट था स्केडिनियम, दूसरा टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। तो ये आपको याद करने का मैं एक सिंपल सी ट्रिक बता रहा हूं, इसका ऐसे याद रखना लेना कि ना टाई वाली कार मांगे। इसका कोई अर्थ है नहीं वैसे, फिर कोई निकला कॉपर जिंक। फिर कोई निकला फिर कोई निकला कॉपर जिंक। ये इसको याद करने का यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। इसका नाम है स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये एक जिंगल है, इसको आप थोड़ा अच्छे से याद कर लेना। मे भी आपको ये चीज याद हो गई होगी जी। अब अगर अपन बात करते हैं द्वितीय संक्रमण श्रेणी की, चलो चलते हैं। द्वितीय संक्रमण श्रेणी, द्वितीय संक्रमण श्रेणी कहां से स्टार्ट होती है? तो अभी मैंने आपको बताया था, Y से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? आपके CD तक जाती है। Y का एटॉमिक नंबर कितना है? 39, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 48। कितना है? 48। यहां से स्टार्ट होती है, यहां तक जाती है। अब इसको भी पहले अपने याद कर लेते हैं, तो पहले लिख लेता हूं, फिर मैं आपको याद करवा देता हूं। चलो देखते हैं। जरा देखना, आपको पक्का याद होगा तो देखना। वाई इटीरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, एनबी, मोलिब्डेनम और टेक्नीशियम। आरयू, आरएच, पीडी, एजी और सीडी। सीडी को बोलते हैं अपन कैडमियम। क्या बोलते हैं? कैडियम। आरयू को बोलते हैं रुथीनियम। ये वाई को बोलते हैं इटीरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटेनम और कैडमियम। इसका भी यही तरीका है, तो बिल्कुल जिंगल है। यूं जुल्फें ना मरोड़ तू रूबी रोड पे आके। याद करना है, कोई मतलब नहीं है इस बात को।
देखो पहला एलिमेंट है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इटीरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथीनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटेनम, कैडमियम। ये 10 एलिमेंट है द्वितीय संक्रमण श्रेणी के, ठीक है। अब इसका अपन क्या बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, और इसका मैं सामान्य इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बार बता दूंगा ताकि आप लोगों के आसानी से याद हो जाए। तो लिखते हैं, पहले ये बात समझ लो, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो उसमें जो गैस आ रही थी पहले वो आर्गन आ रही थी, और इसमें कौन सी मिलेगी आपको, क्रिप्टॉन। कौन सी मिलेगी, क्रिप्टॉन। कौन सी मिलेगी, क्रिप्टॉन। अब कितने नंबर पाती है वो अपन बात करेंगे, और यहाँ वहां श्रेणी थी 4s, यहाँ क्या मिलेगी 5s। क्या मिलेगी 5s, 0 से 2। वहां श्रेणी थी 3d, और यहाँ क्या मिलेगी 4d, 1 से 10। ये आपको ध्यान में रखना। हीलियम 2 पे आता है, नियोन 10 पे आता है, आर्गन 18 पे आता है, क्रिप्टॉन 36 पर आता है। ये कितने पर आता है बेटा, ध्यान में रख लेना, इसका थोड़ा सा याद रख लेना। एटॉमिक नंबर कितना है 36। इसमें अपवाद ही अपवाद है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो आपके पेपर में इसी में से आएगा, और याद करना पड़ेगा, कोई इलाज है नहीं। चलो देखते हैं, एक बार मैं लिखता हूं और चीजों को अपने याद करते हैं। यहां मैं लिख रहा हूं परमाणु क्रमांक Z, यहां मैं लिख रहा हूं तत्व, और यहां लिख रहा हूं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जी जरा देखो एक बार आप, चलो पहले तत्व ले लेता हूं, इटीरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, और आपका टीसी टेक्नीशियम। कौन सा, टेक्नीशियम। कौन सा सीएम, टेक्नीशियम। जी उल्टा लिख दिया मैंने भाई। यहाँ 39 नंबर पे कौन आता है, 39 नंबर पे आता है इटीरियम, 40 पे आता है आपका जर्कोनियम, 41 पे आता है नायोबियम, 42 पे आता है मोलिब्डेनम, और 43 पे आता है आपका टेक्नीशियम। टेक्नीशियम थोड़ा दिमाग में रखना, थोड़ा आपको भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने क्या बताया था, पहले क्या रखना है आर्गन, फिर ये वाला रखना है। जरा देखो इसमें ना ये 2 ही समझदार बच्चे हैं, इन 2 का ही रूल के अकॉर्डिंग हो, बाकी किसी का ही नहीं होगा। सारे के सारे कैसे हैं, एक्सेप्शन। देखते हैं, तो यहां हमने लिखा आर्गन 36 पे, और यहां हम लिख रहे हैं 5s2 4d1। देख लो अब 36 2 38 1 39, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो आर्गन 5s2 5d2। ये 2 ही हैं ऐसे हैं जो थोड़े रूल के अकॉर्डिंग है, बाकी तो आपको बड़ा परेशान करेंगे और याद भी करने पड़ेंगे भाई आपको, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। आप कई कहेंगे कि सर ऐसा क्यों है, अब इसका ये कोई स्पेक्ट्रा बनता है उसके आधार पे जो है ना इसके अलग अलग होते हैं। ये भी एक्सेप्शन है, ये मोलिब्डेनम भी एक्सेप्शन है, और टेक्नीशियम तो हाफ फील्ड हो जाता है, तो इसका कोई मतलब है नहीं। चलो देखते हैं, जरा देखो एक बार। अब नायोबियम में आपका मन कर रहा होगा गुरुजी यहां तो मैं आर्गन लिख दूं, यहां मैं 5s लिख दूं, और यहां मैं लिख दूं, सॉरी यहां भी 4d आएगा भाई, यहां मैं लिख दूं 4d, और यहां क्या है 4d। अब बच्चों के दिमाग में प्रश्न आ रहा है गुरुजी ये काम कर दें क्या, यहां 3 कर दें और यहां 2 कर दें। अरे नहीं कर सकते, यहां आएगा आपका 4 और यहां क्या आएगा 1। 1 4 आपको याद रखना पड़ेगा। ये नायोबियम का है, किसका है भैया, ये नायोबियम का है। ऐसे ही है ये इलेक्ट्रॉनिक, इनका स्पेक्ट्रा बनता है और उसके आधार पे इलेक्ट्रॉन जो है वो फिलअप होते हैं। जी आगे देखो, समझो आगे वाली बात को समझो। अब इसको देखो, यहां आर्गन फिर से वही आएगा, यहां 5s
और यहां मैं लिख रहा हूं 4D। अब इसमें ये इसमें आया 5 और इसमें आया 1। अब ये कितने पे है? ये है आपका, ये पीछे वाला हमने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी बेटा, थोड़ा सा ये यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। यहाँ बेटा क्रिप्टॉन आएगी, क्या आएगी? क्रिप्टॉन, क्योंकि 36 पे लेना है। क्रिप्टॉन क्या है ये? क्रिप्टॉन, थोड़ा दिमाग लगा लेना आप। ओके, अब ये देखो यहाँ पे ये कितने पर है? 36 और ये कितना? 37, और 37 और 5 देख लो आप कितने हो गए? 42। अब आगे देखो, अब अंतिम देखो, अब इसका तो है ही क्रिप्टॉन 5s2 और ये हो गया 4d5। ये कैसा है? ये है हाफ फील्ड। ये कैसा है भाई? ये है आपका हाफ फील्ड। कैसा है? हाफ फील्ड। कैसा है? हाफ फील्ड। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात? बिल्कुल समझ में। अब और बच गए, उनकी और चर्चा कर लेते हैं। चलो एक बार अपन लाइन बना लेते हैं इनकी, एक बार फिर हो जाएगा अपना काम। चलो देखिए, यहाँ पे 25 हो गए, सॉरी टेक्नीशियन तक आ गए। अब आगे बात करते हैं, 42 तक गए, अब 43 पे देखते हैं। 43 पे जो है 43 जो है 43, 44, 45, 46 और 47 और यह आपका 48। देखिए कौन कौन सा है। यह है आपका रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटेनम और एक कौन सा रह गया भाई? अर्जेंटेनम, रुथेनियम, रहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटेनम और यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है। एक बार वापस बैक करके देखते हैं, हमने कोई इनको छोड़ तो नहीं दिया है। इटीरियम, जर्कोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम। ठीक है, अच्छा यहाँ हमने गड़बड़ कर दी। चलो नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। दोबारा देखो एक बार आप, 43 तक तो वहां ही गए थे, हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। देखो एक बार आप, यहाँ पे है 43 आ गया, मतलब इस वाले स्लाइड में 43। अभी ये स्टार्ट होता है 44, 45, 46, 47 और 48। अब देखो भाई, 44 पर आपका कौन आता है? आरयू, रुथेनियम। 45 पर कौन आता है? रहोडियम। फिर कौन आता है? पैलेडियम। फिर कौन आता है? आपका अर्जेंटेनम, अर्जेंटेनम। और यहाँ कौन आता है? आपका कैडमियम। अब देखो, उससे पहले जो आपके पास जो गैस है, उस गैस का क्या नाम है? क्रिप्टॉन। यहाँ पे कौन है? क्रिप्टॉन। ओके, अब क्रिप्टॉन के बाद में पहले कौन सा था? 4s, और अब कौन सा आ रहा है आपका? 5s। लेकिन भले ही आओ, इसमें भी क्या लिखना पड़ेगा? 5s1 और आपका रहेगा 4d7। ये भी कैसा है? एक्सेप्शन है। ये भी कैसा करना पड़ेगा आपको? याद करना पड़ेगा। अगला देखो भाई, और रहोडियम भी कैसा है? एक्सेप्शन। लगभग सारी इसमें एक्सेप्शन है। यहां आएगा आपका ये गैस, नोबेल गैस। फिर आएगा 5s1 और यहां फिर से क्या आएगा? 4d8। ओके, पैलेडियम देखो, अब पैलेडियम सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। अब क्यों इंपॉर्टेंट है सुनना आप, यहां आएगा क्रिप्टॉन 36 पे और यहां आएगा 5s0। देखो डी में केवल इसी में 0 आता है, बाकी में नहीं आता। 5s0 और 4d10। 4d10 करने के लिए s को क्या कर देता है? ये 0। अब यहां पे देखो, अब इसका तो होगा ही होगा। क्रिप्टॉन 5s1 4d10, ये तो चलो 4d10 फुलफिल्ड करने के लिए इसने कर दिया। और यहां तो बिल्कुल आसान है, क्रिप्टॉन 5s2 4d10। ये सारे के सारे एक्सेप्शन है इसके, तो ये वाला भी एक्सेप्शन है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें।
क्योंकि इसमें डी, इसमें एस कितना हो रहा है, थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई, ये इसमें 0 हो रहा है। और ये 4d, ये तीनों जो कैसे क्या करने के लिए 4d 10 करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन कहां से ले लेते हैं, एस में से ले लेते हैं। देखो दोबारा सुनो, ये थोड़ी सी भाई टिपिकल बात है, तो थोड़ा दिमाग में रख लेना भाई। कोई इलाज है नहीं आपके पास, रखनी पड़ेगी ना, मेरे पास इलाज है ना आपके पास इलाज है। मैं एक बार इसको रफ करके बहुत अच्छे से दोबारा और लिख देता हूँ। ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, जो मिस्टेक की है उसको थोड़ा सुधार देते हैं। यहाँ पे गैस कौन सी आएगी, क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन। यहाँ पे भी कौन है, क्रिप्टॉन। यहाँ पे भी कौन है, क्रिप्टॉन। अब आराम से आप इसको याद कर लेना, पहले तो इसको ढंग से याद कर लेना कि सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स का विन्यास शुरू होता है किससे, क्रिप्टॉन, और ये क्रिप्टॉन स्टार्ट होती है 36 से। उसके बाद आता है आपका 5s 0 से 2, और फिर स्टार्ट होता है 4d 1 से 10। आपको समझ में आ रही है बात, बिल्कुल समझ में आ रही है जी। अब एक बात सुनो, अब इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, सवाल तो ये आता है। देखो ये वाला आपको याद करना पड़ेगा भाई, ये वाला जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत बार आया हुआ है, समझो। अब पहला सवाल ये था कि भाई इनको संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका डी कक्षक कैसा रहता है, रिक्त रहता है। तो सवाल ये है, डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, क्यों कहते हैं। तो उसका आंसर सुनो, जब इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए तो इसमें डी कैसा रहता है, 3 एलिमेंट को छोड़ के, जिंक को छोड़ के, कैडमियम को छोड़ के, और एच जी मरकरी को छोड़ के, इनका डी कैसा रहता है, इसका डी रहता है अपूर्ण, और अपूर्ण रहता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, अनकंप्लीट रहने की वजह से इसे कहते हैं संक्रमण। सुनो, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1 n-1 d 1 to 10 n s 1 to 10 होता है। जिससे स्पष्ट है कि अतः इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा जाए तो इनका डी उपकोष अपूर्ण रहता है, और डी उपकोष कैसा रहता है, अपूर्ण। और जिनका डी उपकोष अपूर्ण रहता है इसलिए इसे क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो वे तत्व जिनका डी उपकोष अपूर्ण रहता है संक्रमण तत्व कहलाते हैं। संक्रमण तत्व कहलाते हैं, समझ में आया। लेकिन 3 तत्व ऐसे हैं, जिंक, कैडमियम, एच, ये संक्रमण नहीं है। ऐसा क्यों, एक बार मैं प्रश्न डाल के छोड़ देता हूं, अगली क्लास में इसकी चर्चा अपन जरूर करेंगे। क्या कारण है कि जिंक, कैडमियम
Hg। डी ब्लॉक के तत्व हैं परंतु संक्रमण नहीं। ऐसा क्यों? इसकी चर्चा करेंगे साथियों अपन अगली क्लास में। तब तक बने रहिए मेरे साथ और आनंद लीजिए क्लासों का। बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल हैं। ये सवाल तो काफी बार एग्जाम में आता है कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनको संक्रमण क्यों कहते हैं, और ये सवाल भी काफी बार एग्जाम में आया हुआ है कि भाई क्या कारण है कि जिंक कैडमियम में Hg जो है वो डी ब्लॉक के तत्व हैं बट संक्रमण नहीं, ऐसा क्यों? तो क्यों नहीं है इसकी चर्चा हम कल करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।